Yes, good afternoon, guys. So today we continue with chapter 6, retirement of a partner, and today's sum is 10th sum, page number 268. देखो आज के पार्टनर्स हैं हमारे दीप, ज्योति और गीता. ठीक है. पार्टनरशिप का रूल बोलता है कि अगर सबसे पहले आपके पास कोई भी रेशियो ना दे रखा हो तो इक्वल रेशियो होता है. यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है. हमेशा जो हेडिंग है वो आपको रीड करने की कि वहाँ पे क्या लिखा हुआ है. हमेशा ये नहीं मान लेने का कि 1:1 ही होगा. ठीक है, लेकिन पार्टनरशिप का कोई भी चैप्टर हो और उसका अगर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो ना दिया हो तो आपको इक्वल रेशियो ही लेना होता है. लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, दीप, ज्योति और गीता आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल. जो कैपिटल का रेशियो है वही इस सम में P&L रेशियो है. ठीक है, जो कैपिटल का रेशियो है वही इस सम में P&L रेशियो है. देखो लिखा है तब आपको ऐसा मानना है. अगर कुछ भी नहीं लिखा होता ऊपर तो आपको क्या लेना होता, तीनों पार्टनर का रेशियो 1:1 मतलब इक्वल रेशियो लेना होता. तो हेडिंग में देखो क्या होता है, काफ़ी सारे बच्चे क्या करते हैं, हेडिंग में रेशियो नहीं है तो मान लेते हैं 1:1, जबकि लिखा हुआ है कि कैपिटल का रेशियो आपको P&L रेशियो लेना है. तो ये ध्यान देने का. और कैपिटल कितना है देखो, 1 लाख, 1.5 लाख और 1 लाख. ठीक है, इसका रेशियो कैसे निकलता है देख लो. 1 लाख, 1.5 लाख. ये कैलकुलेशन आपको शो नहीं करनी है, नहीं आता हो तो रफ में कर लेना. देखो सब में 4 0 कट गए. नाउ 5 2 जा, 5 3 जा, 5 2 जा, तो रेशियो आपका बन गया 2:3:2. समझ में आया. तो आपका P&L रेशियो क्या है, 2:3:2. और इस सम में जो 2:3:2 है वही आपका कैपिटल रेशियो है. आपके कैपिटल का रेशियो मतलब क्या, जो कैपिटल है कौन से हिस्से में बांटा हुआ है. ठीक है, फर्म का कैपिटल. और वो कैपिटल आता कहाँ से, पार्टनर से ही आता है. तो हमारे 3 पार्टनर्स हैं दीप, ज्योति और गीता. वो जो कैपिटल लेके आए हैं 1 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख. ठीक है, तो उसका रेशियो निकला है. ठीक है, उसका रेशियो निकला है, रेशियो है 2:3:2. और क्योंकि लिखा हुआ है कि आपको कैपिटल रेशियो को P&L रेशियो मानना है, इसलिए आपको कैपिटल रेशियो को P&L रेशियो लेना है. अगर कुछ नहीं लिखा होता तो आपको इक्वल रेशियो लेना होता. या तो इक्वल रेशियो लिखा होगा या कुछ भी ना लिखा हो तब भी आपको इक्वल रेशियो लेना होता है, दैट इज 1:1. ठीक है, तो ये रेशियो सिर्फ ध्यान रखना 2:3:2. अब देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल कॉपी करते हैं. कैपिटल हमेशा क्रेडिट साइड ही जाता है. पार्टनर्स कैपिटल में ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड ही जाएगा. पार्टनर्स करंट अकाउंट बनता है तो उसका ओपनिंग बैलेंस किसी भी साइड जा सकता है, वो लिखा हुआ होगा. लेकिन इसके बारे में कभी लिखा हुआ नहीं होता है कि ये क्रेडिट साइड ही जाएगा, लेकिन ये हमेशा क्रेडिट साइड ही जाता है क्योंकि ये हमारी क्या है, ये हमारी लायबिलिटी है. ठीक है, दीप, ज्योति और गीता का इतना पैसा हमसे निकलता है. अब तक कितना निकल रहा है साल के स्टार्टिंग में, 1 लाख, 1.5 लाख और 1 लाख. ठीक है, इसके बाद बैंक का ओपनिंग बैलेंस कितना है, एसेट साइड दिया हुआ है 22,000. वो हमेशा कहाँ आएगा, डेबिट साइड आएगा. एसेट वाला अमाउंट हमेशा यहाँ आएगा, लायबिलिटी साइड वाला अमाउंट हमेशा क्रेडिट साइड जाएगा. ये भी क्या है, ये भी ओपनिंग बैलेंस है. ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया है कि 4 अमाउंट पे 1 मार्क देती है बोर्ड. बोर्ड की चेकिंग इसी तरह होती है कि आपके 4 अमाउंट राइट है, 1 2 3 4, तो आपको 1 मार्क मिल गया. सिर्फ आपने अभी तक फॉर्मेट बनाया और कॉपी किया है और कुछ भी नहीं किया है. ठीक है, 8 मार्क का सम आता है, उसमें से आपको 1 मार्क मिल जाएगा विदाउट एनी कैलकुलेशंस. इसके बाद हम सिर्फ आइटम्स रीड कर लेते हैं. लायबिलिटी साइड GR दिया हुआ है, GR हमेशा डिस्ट्रीब्यूट होता है एट द एंड ऑफ द ईयर. क्रेडिटर्स और प्रोविडेंट फंड हमारी लायबिलिटी है. ओल्ड गुडविल, ठीक है, ओल्ड गुडविल आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स में. लैंड और बिल्डिंग 290, ट्रेडमार्क 60,000, स्टॉक 50,000, डेटर 40,000 और BDR 6,000 का है. ये BDR क्या है दिया, जो BDR 6,000 दिया हुआ है वो क्या है, इतना BDR है. उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जो तुमने बोला ना है हमारे पास, उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मेंटेन किया हुआ है. ठीक है, इतना BDR मेंटेन किया हुआ है, मतलब इतना BDR ऑलरेडी अपने जेब में है. और कोई भी रिजर्व मतलब फंड होता है और दैट इज अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट. जितने भी रिजर्व या फंड है वो किसके पार्ट हैं, प्रॉफिट के पार्ट है. प्रॉफिट में से निकाल के इतना बनाया हुआ है. ठीक है, और जब कोई भी रिजर्व या फंड बनता है तो प्रॉफिट हमेशा घटता है, लेकिन ये हो चुका है. ठीक है, BDR ऑलरेडी आपकी जेब में 6,000 है, मतलब आपके पास 6,000 मेंटेन किया हुआ है. सिट
और बैंक हम कॉपी कर चुके हैं। अब देखो एडजस्टमेंट पे आ जाओ। कौन सा पार्टनर रिटायर हो रहा है? सेकंड पार्टनर। हमेशा अपने आप को बोलने का पहला, दूसरा, तीसरा कौन सा पार्टनर रिटायर हो रहा है? सेकंड पार्टनर रिटायर हो रहा है। वो कौन है? ज्योति। ठीक है, अब न्यू पीएनएल रेशियो दे रखा है और न्यू पीएनएल रेशियो हमेशा किसका होता है? एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का। ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स का नहीं, क्योंकि जो रिटायर्ड पार्टनर है वो भी तो ओल्ड ही है। और न्यू रेशियो हमेशा किसका होगा? एग्जिस्टिंग, मतलब जो रिटायर नहीं हो रहा है, जो स्टिल फर्म चला रहा है। ठीक है, ज्योति रिटायर हो रही है, दीप और गीता जो है वो स्टिल बिजनेस चला रहे हैं। तो न्यू रेशियो किसका होगा? हमेशा एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का, जो एग्जिस्ट है मतलब प्रेजेंट है। एग्जिट नहीं बोल रहा हूँ, एग्जिट मतलब जाना, वो तो चला गया। कौन गया? ज्योति गई। ठीक है, दीप और गीता जो है अभी भी फर्म में बिजनेस चला रहे हैं। ठीक है, तो न्यू रेशियो है। अगर आपके पास एडमिशन और रिटायरमेंट दोनों ही चैप्टर में अगर न्यू रेशियो दे रखा है, इसका मतलब ये लोग क्या बोलना चाहते हैं वृंदा? न्यू रेशियो है का मतलब क्या बोलना चाहते हैं ये लोग? कि इन दोनों में इतना प्रॉफिट डिवाइड होगा। 4 दिन का गैप क्या आ गया चैप्टर के बीच में, भूल जाते हो सब कुछ। किंजल, न्यू रेशियो अगर एडमिशन और रिटायरमेंट दोनों 5 और 6 चैप्टर में अगर दिया हुआ है तो उसका मतलब क्या है? क्या स्टेप करना पड़ता है हमको न्यू रेशियो को देखते ही? ना ना ना, जल्दी जल्दी। उधर कुछ लिखा हुआ नहीं है और ना देखने से कुछ समझ में आना है। सिंपल सा जो मैंने वर्डिंग्स पहले बताए हैं कि अगर न्यू रेशियो हो तो हमें क्या करना चाहिए वो पूछ रहा हूँ। ठीक है, इस चैप्टर में गेन निकालना है, एडमिशन में। ठीक है, अगर आपके पास दोनों ही चैप्टर में न्यू रेशियो दे रखा है उसका मतलब ये होता है एडमिशन के चैप्टर में आपको सेक्रीफाइस निकालना है और इस चैप्टर में आपको गेन निकालना है। वो याद रखो। समझ में आया? तुम लोग भी याद रखो कि इस न्यू रेशियो जब जब दे रखा है, क्योंकि देखो ओल्ड रेशियो आपको चेक नहीं करना होता है। मैंने क्या बोला? ओल्ड रेशियो नहीं होता तो भी है ही 1:1:1। ठीक है, न्यू रेशियो है कि नहीं वो आपको चेक करना है। अगर न्यू रेशियो है तो एडमिशन में सेक्रीफाइस निकलेगा और यहाँ पे निकलेगा गेन। तो सबसे पहले हमको क्या करना है? हमको निकालना है गेन। और गेन यहाँ पे किसको होता है? जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनको होता है। क्या उन दोनों को होता है? कोई कंपलसरी नहीं है। ठीक है, लेकिन रिटायर्ड पार्टनर को गेन नहीं होता। रिटायर्ड पार्टनर सेक्रीफाइस ही करता है, जो जा रहा है वो सेक्रीफाइस ही करता है। और जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनमें से किसी को भी गेन हो सकता है या दोनों को भी हो सकता है। वो ये बताएगा। ये जो गेन निकाल रहे हैं, गेन का मतलब क्या हो? गेन शेयर निकाल रहे हो। गेन शेयर से आपको ये पता चलेगा कौन से एग्जिस्टिंग पार्टनर को गेन हो रहा है। दोनों को हो रहा है, एक को हो रहा है, कम से कम एक को तो हो गई। ठीक है, तो गेन का फॉर्मूला क्या है? न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। और गेन किसको हो रहा है? एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को, दीप और गीता को। पहले दीप का न्यू शेयर ले लो। न्यू शेयर कितना है? 1/2। ठीक है, 1:1 मतलब 1/2। और ओल्ड शेयर कितना है? 2/7, क्योंकि 2:3:2 निकाला ना हमने। ठीक है, हमने ओल्ड रेशियो कितना निकाला? 2:3:2। ठीक है, तो 2 बाय टोटल। अब एलसीएम नहीं आता है तो कोई बात नहीं, 2 7 यहाँ पे ऊपर नीचे आप 7 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे ऊपर नीचे आप ये वाले डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो, तो आपका आंसर आ गया 3 बाय। कटिंग हो रही हो तो भी नहीं करने की, यहाँ पे तो नहीं हो रही है वैसे भी 3/14 की। अब आप ले लो गीता को। गीता का भी न्यू शेयर कितना है? 1/2। और गीता का ओल्ड शेयर कितना है? वो सेम ही है। ठीक है, मतलब 3/14 ही आएगा। लेकिन आप कैलकुलेशन बताओ, सेम कैलकुलेशन आप बता दोगे। समझ में आया? अब देखो ये क्या निकला? ये निकला शेयर। ठीक है, ये निकला शेयर। हमको चाहिए होता है रेशियो। लेकिन अगर दोनों शेयर निकलने के बाद दोनों के डिनोमिनेटर चेक करने के, डिनोमिनेटर सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले नंबर ले लो, वो हो गया तुम्हारा रेशियो। तो न्यू रेशियो गेन रेशियो क्या आ गया? 3:3, मतलब दोनों नंबर सेम है, मतलब 1:1 हो गया। आप 3:3 लोगे तो भी चलेगा, दोनों उसका इफेक्ट तो वही आने वाला है, अमाउंट वही आने वाला है। ठीक है, तो गेन हमको पता चल गया भाई, दोनों एग्जिस्टिंग पार्टनर को गेन हो रहा है। बराबर, दोनों एग्जिस्टिंग पार्टनर को क्या हो रहा है? अब मैंने एंट्री क्या बताई थी आपको? गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस्ड पार्टनर। जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है वो हमेशा क्रेडिट होगा और जिन पार्टनर्स को गेन हो रहा है वो डेबिट होंगे। तो यहाँ पे दोनों एग्जिस्टिंग पार्टनर को, दीप और गीता को क्या हो रहा है? गेन हो रहा है, तो दोनों का अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और जो रिटायर्ड पार्टनर है वो तो सैक्रिफाइस करता ही है। ठीक है, तो वो एंट्री बन जाएगी। लेकिन एंट्री से पहले ये सारी चीज़ें किसके साथ कनेक्टेड है? गुडविल के साथ। ठीक है, हमारे पास क्या न्यू गुडविल दे रखी है,
कहाँ पे फर्स्ट में ही है, देखो 70,000। तो नई गुडविल में से हम लोग क्या करते हैं, रिटायर्ड पार्टनर का शेयर निकालते हैं। सेम एडमिशन चैप्टर में था, आपकी नई गुडविल में से नए पार्टनर का शेयर निकालते थे। यहाँ पे नई गुडविल में रिटायर्ड पार्टनर का शेयर निकालते हैं, ठीक है। तो पहले आप न्यू गुडविल ऑफ द फर्म वो लिख दो, कितना है 70,000। अब शेयर ऑफ रिटायर्ड पार्टनर दैट इज ज्योति इन नवी गुडविल कितना, 70,000 इंटू कितना है इसका 3/, तो 30,000 आएगा, ठीक है। ये शेयर हमने निकाला। अब आप एंट्री कर दोगे गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू, तो गेन किसको हो रहा है, दीप और गीता को, तो दीप्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, गीतास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ज्योतिस कैपिटल अकाउंट। ज्योति का अमाउंट कितना है अभी जो निकाला 30,000, 30,000 को आपको 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि देखो ज्योति जा रही है तो ज्योति का हिस्सा हमने निकाला गुडविल में से 30,000 निकला, वो 30,000 क्या कर रही है, इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो और कौन से रेशियो में है, इनको कितना गेन हो रहा है, इनको इक्वली गेन हो रहा है, ठीक है, दोनों को मिल रहा है, दीप और गीता को दोनों को मिल रहा है, लेकिन कौन से हिस्से में मिल रहा है, कितना मिल रहा है, तो भाई वो जो 30,000 दे जा रही है ना उसमें से दोनों को आधा आधा मिल रहा है, क्योंकि इक्वल रेशियो है, ठीक है। अब इसकी पोस्टिंग कर दें, दीप और गीता का अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो दीप और गीता के खाते में 15,000 जाएगा, ठीक है, यहाँ पे। और इसका रीजन क्या है, और ज्योति का खाता क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, कितने से, 30,000 से, तो ज्योति के खाते में 30,000 आने चाहिए, लेकिन इसके दो रीजन है ज्योति के, तो ये 15,000 और ये 15,000 बाय दीप्स कैपिटल एंड बाय गीतास कैपिटल। आया समझ में, ये थी इस सम की मेन पॉइंट। और एक लास्ट पॉइंट भी है, लेकिन वो इतनी खास नहीं है, ठीक है। नाउ BDR ऑन डेटर्स इज टू बी रिड्यूस्ड अप टू 10%। बोला गया है आपने BDR जो भी मेंटेन किया है, देखो आपने जो मेंटेन किया ना वो 15% है, देखो 40,000 में से 6,000 माइनस किया हुआ है, ठीक है। तो 40,000 का 6,000 कितना होता है, 40,000 का 15% 6,000 होता है, ठीक है। चलो वो अब नहीं भी कैलकुलेट करोगे तो वादा नहीं। इन्होंने क्या बोला है, BDR को रिड्यूस करो, कहाँ तक, अप टू 10%, मतलब आपको 10% रखना है, आपको BDR को रिड्यूस करना है, मतलब बट ऑब्वियस है। ये क्या बोल रहे हैं भाई, जब तू खड़ा है तो मैं बोलूँगा ना बैठ जा, बैठा है तो कहाँ बोलूँगा और कहाँ जाएगा, ठीक है। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं, BDR को रिड्यूस करो, रिड्यूस करो मतलब BDR ज़्यादा होगा, जितना भी होगा उससे कम करो बोल रहे हैं। कितना कम करो, वहाँ तक लेके जाओ जब तक वो 10% नहीं हो जाता। बाय 10% नहीं बोल रहे हैं, अप टू 10% बोल रहे हैं, मतलब उसको तब तक दबाओ, उसको तब तक कम करो जब तक वो 10% पे नहीं आ जाता, मतलब 10% अपने को दिखाना है। BDR को रिड्यूस करो लेकिन अप टू 10%, मतलब BDR 10% ही दिखाओ, ठीक है। और अब आपके पास BDR कितना है, 6,000 है, तो डेटर्स कितने के, देखो डेटर्स 40,000 के, और 40,000 का 10% कितना होता है, 4,000, तो 4,000 तक ही आपको मेंटेन करना है, ठीक है। BDR इज रिड्यूस्ड बाय 10% नहीं बोला है, अगर 10% से कम करना होता तो हम 4,000 माइनस करते। आपके पास 6,000 ऑलरेडी मेंटेन किया हुआ है, BDR जेब में कितना है 6,000, लेकिन कितना बोल रहे हैं 4,000 दिखाना है भाई, बोल रहे हैं BDR 4,000 दिखाना है, तो आपको कम कितना करना है 2,000, ठीक है। तो यहाँ पे तो आप 4,000 ही दिखाओ, यहाँ पे आप 4,000 ही दिखाओगे, लेकिन क्या है आपके पास ऑलरेडी कितना रखा हुआ है 6, लेकिन आपको 4 ही दिखाना है। देखो जब BDR बनता है तो हम इस साइड दिखाते हैं, क्योंकि वो प्रॉफिट में से बनता है, ठीक है। रीवैल्यूएशन अकाउंट किसका काम करता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। जैसे फाइनल अकाउंट्स में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, वैसा ही रीवैल्यूएशन अकाउंट है, लेकिन रीवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। तो अगर आपको नुकसान या लॉस हो रहा है आप डेबिट साइड दिखाओगे, आपका प्रॉफिट या इनकम है तो आप क्रेडिट साइड दिखाओगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो BDR अभी क्रिएट नहीं कर रहे, उल्टा हमने ज़्यादा क्रिएट करके रखा था, हम उसको क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो BDR कैंसिल हो रहा है। क्या हो रहा है भाई, BDR कैंसिल हो रहा है। कितने से कैंसिल हो रहा है, क्योंकि आपके पास 6,000 तो था, आप कितना दिखा रहे हो 4, उल्टा आप कैंसिल कर रहे हो तो BDR इस साइड आता है, नहीं तो बेड डेब्ट्स और BDR हमेशा इस साइड आता है। इस साइड क्यों आता है, क्योंकि प्रॉफिट घटता है, ठीक है। इसके बाद देखो
स्टॉक का कैलकुलेशन है। बोला गया है स्टॉक इज शोन इन द बुक्स एट 25% मोर देन इट्स कॉस्ट। बोला गया है बुक्स के अंदर जो स्टॉक दिखाया गया है वो कॉस्ट से 25% ज़्यादा है, और आपको स्टॉक किस पे रिकॉर्ड करना है? कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है। तो बुक्स में स्टॉक कितना है? 50,000, वो स्टॉक से कितना ज़्यादा है? 25%, और आपको दिखाना किस पे है? कॉस्ट पे दिखाना है। ठीक है, तो स्टॉक की कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पे करेंगे। कहाँ करेंगे? फिलहाल मैं यहाँ कर देता हूँ। देखो, बोला गया है स्टॉक जो बुक्स में दिखाया गया है, बुक्स में स्टॉक दिखाया गया है 50,000, और जो बुक्स में वैल्यू होती है उसको बोलते हैं बुक वैल्यू। ठीक है, स्टॉक की जो बुक में वैल्यू है उसे कहा जाता है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या है? यहाँ पे 50,000 है, लेकिन वो कॉस्ट से 25% ज़्यादा है। तो बुक वैल्यू कॉस्ट से 25% ज़्यादा है, मतलब बुक वैल्यू कॉस्ट पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो जिस पे डिपेंडेंट होता है उसको हम लोग एज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे आप लिख दो बुक वैल्यू और कॉस्ट। ठीक है, आपकी बुक वैल्यू किससे ज़्यादा है? कॉस्ट से ज़्यादा है। तो कॉस्ट को ले लो 100 और बुक वैल्यू हो जाएगी 125, क्योंकि उसका 25% ज़्यादा है। 100 का 25% 25 होता है, तो यहाँ पे 125 आएगा। बुक वैल्यू है कितनी है आपकी? एक्चुअली 50,000 है। स्टॉक की बुक वैल्यू है 50,000 और आपको दिखाना है कॉस्ट पे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 40,000 आएगा। ठीक है, तो स्टॉक यहाँ दिखा दो आप 40,000, और क्या हो रहा है? बुक वैल्यू पहले कितनी थी? 50, अब हमको दिखानी है 40, तो स्टॉक की वैल्यू कम हो गई, एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, तो नुकसान हो रहा है, तो रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड। नेक्स्ट वन, ₹60,000 इज पेड फॉर ट्रेडमार्क ड्यूरिंग करंट ईयर विच इज़ फॉर टोटल 6 ईयर्स। बोला गया है आपने ट्रेडमार्क लिया, ट्रेडमार्क का टोटल 60,000 पे किया है। ठीक है, और वो कितने सालों के लिए है? 6 सालों के लिए। तो 1 साल का कितना हुआ? डिवाइड बाई 6 कर दो, 10,000। अब देखो, पेटेंट्स क्या होती है? सॉरी, ट्रेडमार्क क्या होता है? हमारी एसेट्स है, लेकिन हमारी इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स तो है लेकिन इनटेंजिबल है। और जो 60,000 आपने पे किया वो 6 सालों के लिए पे किया है। ठीक है, तो 1 साल का 10,000, लेकिन भाई हम कहाँ दिखा रहे हैं इसको? एसेट्स। और एसेट्स की मतलब क्या होता है? एसेट्स के 2 मतलब होते हैं, एक तो आपकी प्रॉपर्टी हो उसको एसेट्स बोलते हैं, और दूसरा एसेट्स क्या होता है? जो कुछ भी फ्यूचर में मिले वो हमारी एसेट्स है। जो कुछ भी फ्यूचर में मिले वो हमारी एसेट्स है। तो यहाँ पे ट्रेडमार्क क्या है? ट्रेडमार्क 60,000 है। ठीक है, ट्रेडमार्क कितना है? 60,000 है, और 1 साल का 10,000 हुआ। हर साल का क्या हो रहा है? राइट ऑफ हो रहा है। ठीक है, ट्रेडमार्क क्या होता है? जैसे थम्स अप का अंगूठा, ठीक है, जो आपका सिंबल है, जो आपका बिजनेस का सिंबल है, ठीक है, जिससे ज़्यादातर उसकी सेल होती है वगैरह। जैसे वुडलैंड वगैरह में आप देखोगे तो ट्री होता है। ठीक है, नाइकी में टिक होता है। ठीक है, प्यूमा में प्यूमा छपा हुआ है। तो ये सब क्या है? ट्रेडमार्क्स हैं उनके, उसी से आप पहचानते हो। ज़्यादातर आपको सिंबल चाहिए होता है कि भाई ये लगा हुआ है, देखो प्यूमा का। ठीक है, तो ये ट्रेडमार्क है। ट्रेडमार्क का टोटल आपने 60,000 पे किया, मतलब 6 सालों तक उसकी सर्विस आपको यहाँ पे मिल रही है, क्योंकि लिखा हुआ है फॉर 6 ईयर्स। लेकिन भाई जो सर्विस इसी साल में मिल रही है वो तो आपकी एसेट्स नहीं होती ना। एसेट्स का मतलब क्या होता है? जो कुछ भी फ्यूचर में मिले। आपने 60,000 अभी पे किए, 6 साल के लिए सर्विस मिल रही है, पहला साल तो अभी चालू हो गया जिसके 10,000 लग रहे हैं, फिर बाकी के हर साल के 10-10 हज़ार लगेंगे। लेकिन आने वाले 5 सालों की सर्विस जो आपने पेमेंट भले अभी कर दी, लेकिन सर्विस तो फ्यूचर में मिलेगी, इसलिए वो आने वाले 5 साल आपके लिए एसेट्स है। 6 के 6 साल एसेट्स नहीं है। सपोज कर लो आपने 60,000 दिया और सर्विस आपको अगले साल से मिलने वाली हुई, भाई पहला साल अगले साल से चालू होगा, तो ये पूरा का पूरा 60,000 एसेट्स में जाता। समझ में आ रहा है? लेकिन भाई आपने जो 60,000 पे किए, हर साल के 10-10 हज़ार पे किए, तो इस साल का जो 10,000 हमारे पास आया उसकी सर्विस तो अभी ही मिल रही है ना। ठीक है, तो वो आपकी एसेट्स नहीं है, तो उतना अमाउंट हम लोग माइनस कर देंगे और इस माइनस को हम लोग बोलते हैं रिटर्न ऑफ। इसको डेप्रिशिएशन नहीं बोलते, क्योंकि ये फिक्स्ड एसेट्स नहीं है। फिक्स्ड है लेकिन ये टेंजिबल नहीं है, ये फर्नीचर नहीं है भाई, ये लैंड या बिल्डिंग नहीं है, ये व्हीकल नहीं है कि हम डेप्रिशिएशन लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? राइट ऑफ लिखेंगे, तो ये बाहर आ जाएगा। और ये 10,000 जो है हमारे करंट ईयर का खर्चा है, जिससे प्रॉफिट घटेगा। तो टू ट्रेडमार्क रिटर्न ऑफ। ठीक है, कितना? ये भी 10,000। इसके बाद देखो प्रोविडेंट फंड की लायबिलिटी अब हमने डिसाइड कर दिया। प्रोविडेंट फंड वैसे भी लायबिलिटी होता है,
ठीक है। और अब वो कितने की हो गई है, 35,000 की हो गई है। पहले चेक करो कितने की थी, 32,000। तो लायबिलिटी आपकी इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे आप प्रोविडेंट फंड पहले 32,000 था, प्लस इंक्रीज हो रहा है, कितना इंक्रीज हो रहा है, 3,000। तो कितना हो गया, 35,000। लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो कहीं ना कहीं आपका प्रॉफिट घटेगा। तो यहाँ पे आप दिखा दोगे प्रोविडेंट फंड 3,000 से आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। अब लास्ट वाली पॉइंट अच्छे से ध्यान से सुनना, कुछ हार्ड नहीं है लेकिन नई है आपके लिए, बस उतना ही है। और टोटली न्यू नहीं, ऐसा भी नहीं है कि मैं कुछ नया बताने वाला हूँ, सुनी सुनाई पॉइंट है। लेकिन हाँ, अभी जो करने वाले हैं वो नया है, लेकिन टोटल नया नहीं है आपके लिए। देखो, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज टू बी केप्ट एज द टोटल कैपिटल ऑफ द ओल्ड फर्म। ये हमारा न्यू फर्म है। पार्टनर के रिटायरमेंट होने के बाद, ठीक है, ये तो पार्टनर रिटायर हुआ उसकी कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद जो फर्म बन रहा है, ठीक है, वो तो न्यू फर्म होगा, उसे न्यू फर्म कहा जाएगा। आप बोलोगे सर फर्म तो वही तो है, खाली एक पार्टनर चला गया, लेकिन रेशियो वेशियो सब चेंज हो जाता है ना, ठीक है। एक पार्टनर के आ जाने से या एक पार्टनर के चले जाने से सारी हिस्सेदारी अलग हो जाती है। बंदे खाली वही है, दुकान वही है, ठीक है। भाई 3 जने पार्टनर है, एक बंदा चला गया तो हम 2 बदले नहीं, दुकान बदली नहीं, लेकिन हिस्से विस्से तो बदल गए। पहले 3 जने बांट रहे थे, अब 2 ही बांटेंगे। यहाँ एक पार्टनर आ जाता है, तब भी पहले हम 2 ही थे, अब तीनों में बट रहा है। समझ में आया? तो ये जो कैलकुलेशन आप देख रहे हो ना, ये रिटायरमेंट के टाइम की कैलकुलेशन है, ठीक है। और ओल्ड फर्म क्या है, ओल्ड फर्म का टोटल कैपिटल क्या था, ये रहा, ठीक है। ओल्ड फर्म का टोटल कैपिटल जब तीनों पार्टनर थे, बराबर। ये लोग क्या बोल रहे हैं, ये लोग बोल रहे हैं कि टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, अभी जो नया फर्म का टोटल कैपिटल होगा ना, वो उतना ही है जितना टोटल कैपिटल पुराना फर्म का था। टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज टू बी केप्ट एज द टोटल कैपिटल ऑफ द ओल्ड फर्म। तो ओल्ड फर्म का टोटल कैपिटल कितना, ये रहा 3.5 लाख, दिख रहा है। तो आपको न्यू फर्म का जो टोटल कैपिटल है वो भी 3.5 लाख ही रखना है, लेकिन न्यू फर्म में भैया 2 ही पार्टनर हैं, ठीक है। अब आगे रीड करते हैं क्या लिखा हुआ है। दीप एंड गीता will maintain this capital in their new P&L ratio, बराबर। अब टोटल कैपिटल पहले कितना था, 3.5, अभी भी इनको 3.5 ही रखना है, लेकिन दीप और गीता ने क्या बोला, हमको न्यू रेशियो में रखना है। और उनका न्यू रेशियो अपने पास दिया हुआ है 1:1, मतलब आधा आधा रखना है, बराबर। एंड फॉर दिस पर्पस द डिफरेंस इज टू बी ट्रांसफर्ड टू देयर करंट अकाउंट। ये मैं करके समझा देता हूँ क्या लिखा हुआ है। पहले आप आ जाओ ओल्ड बैलेंस शीट पे, GR को हम ट्रांसफर कर देंगे, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। GR तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो ओल्ड रेशियो में, 8-12-8, ठीक है। इसके बाद क्रेडिटर 60,000 के दिखा दें हम लोग, सेम, ठीक है। प्रोविडेंट फंड हो गया। ओल्ड गुडविल 14,000 को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 4-6-4। उसके बाद लैंड और बिल्डिंग 290, ट्रेडमार्क हो गया, स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गए, बैंक हो गया, ठीक है। ये सब हो गया। अब हमारी एक ही पॉइंट बाकी है, लास्ट वाली पॉइंट, बाकी सब हो गया है। रीवैल्यूएशन में कुछ जाना बाकी नहीं है, ये हो गया आपका 23,000, यहाँ पे भी आ जाएगा 23,000, और 2,000 माइनस कर दो। दीप, ज्योति और गीता 21,000, 6, 9 और 6, ठीक है। लॉस हो रहा है तो इस साइड आएगा 696 टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं, रीवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन। अब देखो यहाँ पे आपको समझाया गया है, एक ही पॉइंट अपनी बाकी है, वो ये है कि दीप और गीता जो है, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, वो अपना जो बैलेंस मेंटेन करेंगे, ठीक है। दीप और गीता इतना ही मेंटेन करेंगे, मतलब अपने को ये तो पता ही है कि यहाँ पे 3.5 लाख आना है और इक्वल रेशियो में आना है, तो दिखा देते हैं पहले ही। आप थोड़ा सा नीचे लिखना, टू बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड, क्योंकि बैलेंस के नीचे कुछ नहीं आता, जो कुछ बाकी है सब कुछ ऊपर आता है, तो हमेशा 3-4 लाइन छोड़ देने की। तो ये आ गया 175, 175। अब ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ,
ये आपका सीधा सीधा नहीं आया, मेरी लैंग्वेज में मैं इसको बोलता हूँ सीधा सीधा नहीं आया। सीधा सीधा का मतलब है आपने क्या इसका टोटल किया, उसमें से क्या ये माइनस किया, खुद ब खुद आ गया ना। जब खुद ब खुद आता है किसी पॉइंट की वजह से तो हमेशा डेबिट साइड या क्रेडिट साइड टू या बाय में कुछ ना कुछ आएगा जो डिफरेंस अमाउंट होगा, और वो वैसे हम लोग लिखते हैं हमेशा कैश में या बैंक में। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि करंट अकाउंट में जाएगा। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, फॉर दिस पर्पस। फॉर दिस पर्पस मतलब फॉर दिस पर्पस, फॉर दिस पर्पस ये जो आप कर रहे हो, फॉर दिस पर्पस द डिफरेंस इज टू बी ट्रांसफर्ड टू द करंट अकाउंट। मतलब जो भी डिफरेंस आएगा, डिफरेंस कैसे आता है, देखो ये क्या आया, ये खुद ब खुद आया, ये खुद ब खुद आया तो आप चेक करो दोनों साइड में से किस साइड का टोटल ज्यादा है। पहले दीप पे आ जाओ, इस साइड का ही ज्यादा दिख रहा है, ठीक है। ये कितना है, 2 लाख, पक्का। और ये भी लिख दो 2 लाख, उस साइड कम है ना, कितना कम है, 92,000, तो यहां पे लिख दो 92,000, ठीक है। अब आ जाओ गीता पे, गीता का दोनों साइड का टोटल चेक करो किस साइड का ज्यादा है, सेम है, अमाउंट भी सेम ही आ रहा है। ऐसा होता नहीं है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि ये भी सेम आएंगे ये भी सेम आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ऐसा भी कंपलसरी नहीं है कि ये दोनों सेम आए इसलिए ये दोनों सेम आए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अमाउंट कुछ भी आ सकता है, समझ में आया। वो कोइंसिडेंटली ऐसा हो रहा है, और यहाँ पे भी सेम आपका 92,000 आ रहा है, ठीक है। अच्छा यहाँ जो लिखोगे ना, वैसे जनरली क्या होता है, ये आपको करना ही होता है, ये लाइन लिखी हो या ना लिखी हो, अगर ये चीज खुद ब खुद आ गई ना तो ये आपको वैसे भी करना ही है। जो कैलकुलेशन मैं कर रहा हूं वो लिखा नहीं होता है हमेशा कि फॉर दिस पर्पस आप बैलेंस या डिफरेंस आगे ट्रांसफर करो, ऐसा लिखा नहीं होगा। ये तो लिखा था कि करंट अकाउंट में ट्रांसफर करो, अगर नहीं लिखा होता तब भी आप ये डिफरेंस तो निकालते, 92 आता, लेकिन वहां पे क्या लिखते, बाय कैश या बाय बैंक, जो भी अपने पास अकाउंट है वो। समझ में आया। और दोनों डिफरेंस उसी साइड आएंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हम लेजर कैसे बनाते हैं, टोटल करो, जिस साइड का टोटल ज्यादा है जिस साइड कम है वहां पे टू कैश बाय बैंक डाल देना, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे हम लिखेंगे बाय करंट अकाउंट। क्या लिखेंगे, बाय करंट अकाउंट। चलो भाई ज्योति का पूरा करो। ज्योति का कितना निकल रहा है, 1,92,000। यहां पे भी 1,92,000, 1,70,000। ये काट साट के ज्योति का पैसा निकल रहा है, ठीक है, जो हम उसको चुका नहीं रहे हैं, लिखा हुआ नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, एज ए लोन, तो ज्योतिष लोन। और ये हमारी लायबिलिटी है तो ज्योतिष लोन यहाँ पे डाल दो, ये हमारी लायबिलिटी है। ये क्या हुआ, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका हिसाब किताब करेंगे ना, जा रहा है तो उसका हिसाब किताब करेंगे। तो ये उसकी इनकम साइड है पार्टनर्स कैपिटल में, ये उसकी इनकम साइड हो गई, उसका इतना निकलता है और इतना अपना निकलता है 15,000। तो 1,92,000 में से 15 माइनस किया तो उसका कितना निकल रहा है, ज्योति का काट साट के। लेकिन ज्योति अब पार्टनर नहीं रही, ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ पे इनके साथ दिखाता ना। अब वो पार्टनर नहीं रही और हम उसको चुका भी नहीं रहे। अगर ये काट साट के चुका देते तो यहाँ पे आता टू कैश या टू बैंक जो भी, और पैसा जा रहा होता तो दूसरी इफेक्ट यहाँ आती। लेकिन हमने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है, और रिटायरमेंट का रूल बोलता है कि अगर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है तो आप रिटायर्ड पार्टनर को पेमेंट नहीं करते हो, वो पैसा अपने पास रखते हो, एज ए लोन यूज करते हो। तो हमने क्या किया, एज ए लोन रख दिया, तो ये अपनी लायबिलिटी है क्योंकि स्टिल हमको देना बाकी है, तो वो जाएगा इधर लायबिलिटी में। और पार्टनर्स कैपिटल का दोनों बैलेंस आ चुका है। ये पार्टनर्स कैपिटल का किसका, दीप और 175 एंड 175 टोटल क्या कर रहे हो, 350 में से तो तुमने निकाला था, फिर वापस टोटल कर रहे हो, ठीक है। तो 350। अच्छा ये जो डिफरेंस अमाउंट है इस साइड आए, इस साइड वाला अमाउंट जाता है एसेट्स में, ठीक है। तो एसेट्स में यहाँ पे नीचे नीचे लिख देना आप लोग, पार्टनर्स करंट अकाउंट कौन है, दीप और कितना है, 92 184, ये आ जाएगा 184, ठीक है। कैश कितना आया, 22,000, और गया कुछ भी नहीं, तो वही बैलेंस आ गया, बाय बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड 22,000। तो यहाँ पे आप लिख दोगे बैंक बैलेंस 22,000। समझ में आया, करो टैली करो, 6,22,000।
अब किस किस की ये लास्ट वाली पॉइंट हो गई थी, कुछ मतलब दुविधा नहीं आई, जो मैंने समझाया वही समझा था, मतलब वही सोचा था, पूरा सेम। और इसका क्या किया था, कैसे किया था? नहीं, तुम लोगों ने ऐसे कैसे कर लिया, तुम लोगों ने सीखा नहीं है तो। ऐसे तो सारी पॉइंट में साफ साफ लिखा हुआ है, आगे के सारे सम कर लेना। हाँ, कहीं देखा होगा ना आगे पीछे थोड़ा बहुत इलस्ट्रेशन। हाँ भले, तो ट्यूशन पे तो होती तो है ना बुक साथ में, खुद किया पूरा, अच्छी बात है। चलो भगवान। नाउ गाइस 11 सम। देखो मून, स्टार और सन, यहाँ पे 3 पार्टनर्स है और यहाँ पे देखो कुछ भी लिखा हुआ नहीं है कि इनका पीएनएल रेशियो क्या है। तो जब कुछ भी नहीं लिखा हो, मतलब हेडिंग में भी कुछ भी दिया हुआ नहीं है, तो हो जाएगा 1:1:1, मतलब इक्वल रेशियो। अब यहाँ पे बोला गया है तीसरा पार्टनर सन रिटायर हो रहा है और मून एंड स्टार विल डिस्ट्रीब्यूट फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:1। फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस मतलब न्यू रेशियो। कभी भी फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस लिखा हो तो वो हो जाएगा न्यू रेशियो। और वैसे भी देखो क्या नाम लिखे हैं, मून और स्टार। सन तो रिटायर हो गया, उसके बाद फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो क्या होगा, उसके जाने के बाद फ्यूचर बोला गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भी आपके पास न्यू रेशियो दे रखा है। जब कभी आपके पास न्यू रेशियो दे रखा है, मतलब रिटायरमेंट के चैप्टर में ये लोग बोल रहे हैं कि गेन फाइंड आउट करो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, गेन निकालना है। तो सबसे पहले हम गेन निकाल देंगे न्यू माइनस ओल्ड, ठीक है। कौन रिटायर हो रहा है, तीसरा पार्टनर सन, तो मून का गेन चेक करेंगे। मून का न्यू रेशियो क्या है, मतलब न्यू शेयर 5/6 और ओल्ड कितना है 1/3, क्योंकि 1:1:1 ओल्ड है, ठीक है। तो एलसीएम ले लो या फिर मल्टीप्लाई कर दो, 6 3 18। यहाँ पर इस वाले डिनोमिनेटर से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर इस वाले डिनोमिनेटर से। सो 5 3 15, 6 1 6, ये हो जाएगा 9/, कटिंग हो रही है लेकिन नहीं करने की। इसके बाद स्टार का न्यू शेयर है 1/6 और ये है 1/6, 3 18। ऊपर नीचे आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे ऊपर नीचे आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर आया आपका -3/। अब देखो आप फाइंड कर रहे हो गेन, आंसर आया नेगेटिव, मतलब वो सेक्रीफाइस कर रहा है। देखो हमेशा आपके 3 पार्टनर्स है, रिटायर्ड पार्टनर कंपलसरी सेक्रीफाइस करता है, ठीक है। और जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनमें से दोनों को गेन होता है या किसी एक को गेन होता ही है। जैसे पिछले सम में दोनों को गेन हो रहा था। आपकी एंट्री फिक्स है, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू रिटायर्ड सेक्रीफाइस्ड पार्टनर, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस्ड। अब इसमें होता क्या है कि जो रिटायर्ड पार्टनर है वो कंपलसरी सेक्रीफाइस करता है, और गेन होता किसको है, अगर होगा जिसको भी गेन होगा वो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में से ही होगा। जैसे आप हमने यहाँ पे गेन किसका निकाला, हमने रिटायर्ड पार्टनर का गेन क्यों नहीं निकाला, क्योंकि उसको नहीं होता है, वो फिक्स सेक्रीफाइस करता है। हमने किसका चेक किया, हमने जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है, जो स्टिल बिजनेस चला रहे हैं, फर्म चला रहे हैं, उनका हमने गेन चेक किया। हमको पता चला मून को गेन हो रहा है और स्टार को गेन नहीं हो रहा है, वो भी सेक्रीफाइस कर रहा है। तो यहाँ पे 2 जने सेक्रीफाइस कर रहे हैं, एक तो रिटायर्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करता ही है और आप यहाँ पे ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है। और जिसको गेन होता है उसको डेबिट करो, जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको क्रेडिट करना है। गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस्ड पार्टनर। तो आपकी एंट्री बन जाएगी मून्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सन्स कैपिटल टू स्टार्स कैपिटल, ठीक है। क्योंकि सन जो रिटायर्ड पार्टनर है उसका अकाउंट तो क्रेडिट ही होगा, सेक्रीफाइस कर रहा है, और स्टार भी यहाँ पे क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, और गेन एक को तो होना ही है, ठीक है, मून को तो होगा ही होगा। तो यहाँ पे अब आपको अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन हम आगे का देख लें पहले। देखो सम रीड करना बाकी है। सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल देख लो, 160, 2 लाख, 180, 160, 2 लाख, 180 बाय बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड। और यहाँ पे बैलेंस कितना है एसेट्स में, 1,75,000, ये भी कॉपी कर दो, टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, ठीक है, समझ में आया। इसके बाद हम सम देख लें, जीआर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा आगे चल के। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल लायबिलिटी है। बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर ये हमारी फिक्स्ड एसेट्स है। स्टॉक 45,000, डेटर्स दे रखे हैं। बीडीआर इस सम में नहीं है, आप देख सकते हो, हाल फिलहाल नहीं है, मतलब कुछ भी मेंटेन किया हुआ
नहीं है। न्यू गुडविल कितनी है? 60,000 की। तो न्यू गुडविल ऑफ द फर्म, न्यू गुडविल ऑफ द फर्म कितना है? 60,000। और इसका एक ही रोल होता है, नई गुडविल का एक ही रोल होता है, नई गुडविल में से रिटायर्ड पार्टनर का शेयर निकालेंगे। ठीक है, तो शेयर ऑफ सन इन न्यू गुडविल, न्यू गुडविल आपकी 60,000 है, उसमें से रिटायर्ड पार्टनर का शेयर कितना है? 1/3। ठीक है, जो ओल्ड रेशियो में से मिलेगा आपको, तो ये आ जाएगा 20,000 रुपये। अब क्या होता था, अब तक सम्स में क्या होता था, सिर्फ जो रिटायर्ड पार्टनर है वही सेक्रीफाइस करता था, तो आप उसका अमाउंट निकालते थे और जो गेनिंग पार्टनर है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे एक ही बंदे को गेन हो रहा है, 2 बंदे सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये जो 20,000 मिल गया ना, वो यहाँ पे लिख दो, ये 20,000। लेकिन अब जैसे आपने सन का हिस्सा निकाला न्यू गुडविल में से, वैसे ही आप स्टार का भी हिस्सा निकालोगे न्यू गुडविल में से। तो शेयर ऑफ स्टार इन न्यू गुडविल, अगेन न्यू गुडविल आपकी कितनी है? 60,000। ठीक है, लेकिन अब क्या करते हैं बच्चे, अभी अभी तुमने क्या किया? 1/3, तो यहाँ पे भी बच्चे 1/3 कर देते हैं। भाई इसका तो शेयर है ना आपके पास, ये रहा 3/18। ये कितना शेयर्स, ये कितना सेक्रीफाइस कर रहा है वो शेयर है। ये सेक्रीफाइस शेयर का मतलब क्या होता है कि वो कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, वो कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? 3/18, तो 10,000 आएगा। ये आ गया आपका 10,000, ये 10,000। तो भाई 20,000 सन दे रहा है, 10,000 स्टार दे रहा है, तो मून को कितना मिला? मून को 30,000 मिला। और आपको टैली करना है तो न्यू गुडविल में से मून का शेयर भी निकाल के देख लो 9/18, तो आपको पता चल जाएगा। चलो एक और टैली करते हैं, अपने एक और तरीके से टैली करते हैं। इसको गेन हो रहा है मून को, मतलब मिल रहा है, गेन मतलब मिल रहा है। ठीक है, सन सेक्रीफाइस करता है क्योंकि वो रिटायर्ड पार्टनर है। यहाँ पे सन क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है क्योंकि वो रिटायर्ड पार्टनर है, और ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, ये कितना ये देखो, इसको कितना मिला? इन सबके डिनोमिनेटर सेम है ना। देखो इसको 9/18 मिला, इसको 3/18 सेक्रीफाइस कर रहा है, इसको टोटल 9 रुपया मिला है। ठीक है, और सन का शेयर कितना था? सन का शेयर था 1/3। ठीक है, लेकिन इनका डिनोमिनेटर 18 है, तो इसका भी डिनोमिनेटर सेम करो, तो ये 6/18 हो गया। ठीक है, अब चेक कर लो, इसको 9 रुपया मिला, सबके डिनोमिनेटर सेम हो गए ना, गेन खाली मून को ही हो रहा है। इसको 9 रुपया मिला, किससे मिला? इन दोनों से मिला, 3 इससे मिला, 6 उससे मिला, देखो हो गए 9। मतलब आपकी कैलकुलेशन राइट है, आपकी कैलकुलेशन राइट है। एक तो यहां से आप चेक कर सकते हो, एक और चेक कर लो कि अपन ने यहाँ पे इन दोनों का टोटल करके 30,000 लिखा। आप एक काम करो, न्यू गुडविल में से मून का शेयर भी निकाल दो, अगर वो 30,000 आ रहा है, मतलब समझ जाना हर तरीके से राइट है। अगर करना हो, चेक करना हो तो, नहीं तो हम डायरेक्टली करेंगे तो भी चलता है। ठीक है, तो एंट्री हो जाएगी, मून का खाता डेबिट हो रहा है कितने से? 30,000 से, लेकिन उसके 2 रीजन है। तो मून के खाते में डेबिट साइड टोटल 30,000 आना चाहिए, आ गया, लेकिन उसके 2 रीजन है, 2 सन्स कैपिटल एंड 2 स्टार्स कैपिटल। और सन और स्टार का खाता क्रेडिट हो रहा है, सन का खाता 20,000 से, स्टार का खाता, और उन दोनों का रीजन क्या है? मून्स कैपिटल। ये आपकी लेजर पोस्टिंग मेन पॉइंट की हो गई। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। देखो क्रेडिटर्स आर पेएबल, ध्यान से सुनना, तुमसे पूछूंगा अभी पॉइंट्स। क्रेडिटर्स आर पेएबल आफ्टर 1 month which are to be paid immediately at 12% discount per annum. Creditors are payable after 1 month which are to be immediately paid at 12% discount per annum. क्या होगा इसका मतलब, क्या हुआ इसका? अमाउंट वगैरह हम बाद में देख लेंगे, मतलब क्या हुआ वैसे? ठीक है, चेक करो क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट करना है। 60,000 अपने को देना है, और कब देना है? 1 महीने बाद देना है। अगर 1 महीने बाद दे रहे हैं तो अपने को 60,000 ही पे करना है, मतलब वो लायबिलिटी है, लेकिन वो इमीडिएटली पे कर रहे हैं, अभी पे कर रहे हैं। तो कितना % डिस्काउंट मिल रहा है? निकालो 12% डिस्काउंट 60,000 का, तो 7200 कम कर दो क्योंकि वो डिस्काउंट मिल रहा है, अपना फ़ायदा हुआ 50। राइट समझाया इसने?
तो 1 साल का ही निकाला ना। 1 महीने का क्यों निकालेंगे? तो पूरे साल का क्यों नहीं मिलेगा? 1 महीने डिस्काउंट इसमें निकालेंगे तो 11 महीने का मिलेगा। अपन को 11 महीने का मिलेगा क्योंकि 12 महीने का इसको बोला है 11 महीने का 12 महीने का वैलिड था। अपन लोग 1 महीने पहले ही पे करते हैं। और कोई? ये होगा ही नहीं, अपन पे नहीं और कोई? लिखा नहीं कि अपन पे कर रहे हैं। लिखेगा ही नहीं। लिखा तो हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, आर टू बी पेड इमीडिएटली। यस, ट्राई करो जल्दी। सही सही बोल रहे हो, लेकिन हल्का फुल्का जो है वो थोड़ा गलत हो रहा है। एक मिनट अब टोटली रॉन्ग किसी ने भी नहीं बोला। मयंक ऑलमोस्ट सही बोल रहा है। देखो यहाँ पे 60,000 की आपकी लायबिलिटी है जो अगले महीने आपको पे करनी है, बराबर। अगले महीने पे करोगे तो आपको 60,000 ही पे करना है, लेकिन आपने इमीडिएटली अभी पे कर दिया। तो ऐसा नहीं लिखा हुआ है भाई वहाँ पे कि आपको 12% डिस्काउंट मिल रहा है, ऐसा नहीं लिखा हुआ है वहाँ पे। ये बोल रहा इन्फॉर्मेशन है कि पूरे साल का 12% डिस्काउंट है। अगर आपने 12 महीने पहले पे किया होता ना तो आपको 12% डिस्काउंट मिलता। आपने खाली महीना पहले पे किया, ठीक है, तो आपको पूरे साल का डिस्काउंट क्यों मिलेगा भाई? वहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 12% डिस्काउंट पर एनम का मतलब होता है कि, और वो डिस्काउंट उसका मतलब ही क्या हुआ? पर एनम का मतलब पूरा साल हुआ, पूरे साल का 12% है। तो जो पूरे साल के लिए बना के रखा है वो आपने 1 महीना पहले पे करोगे तो भी मिल जाएगा क्या पूरे साल का? आपको तो 1 ही महीने का डिस्काउंट मिलेगा ना, तो 600 रुपया डिस्काउंट मिलेगा। 60,000 का पहले 12% निकालोगे, जो आपने निकाला 7200, लेकिन वो पूरे साल 1 साल पहले पेमेंट की होती तो होता, लेकिन 1 महीने का हुआ, इंटू 1/12 कर दो 7200 के साथ, तो 600 रुपया। तो 600 रुपये की आपकी बचत हुई, क्रेडिटर्स आपके गए, बराबर। 60,000 के क्रेडिटर्स कैंसिल हो गए ना। आपने पेमेंट किया, लेकिन आपने पेमेंट कितना किया? आपने पेमेंट किया, किसको पेमेंट किया? क्रेडिटर्स को। तो पैसा जा रहा है, कितना जा रहा है? और 600 रुपये का आपको डिस्काउंट मिला, वो आपकी बचत हो गई, एक तरह से आपकी इनकम है, ठीक है, क्रेडिटर्स। और यहाँ से ये जो 60,000 की लायबिलिटी थी हो गई कैंसिल, क्योंकि उसको तो पे ऑफ कर दिया हमने। समझ में आया? अब क्या होता है, जिनको बहुत अच्छे से अकाउंट्स आता है, जो एकदम हर एक चीज़ में एंट्री बनाते हैं, ऐसे तुम में से कोई बैठा नहीं है वैसे यहाँ पे ऐसा, लेकिन ऐसे बता रहा हूँ कि जो बहुत अच्छे से एकदम डीपली अकाउंट करता है, वो हर चीज़ में ना एंट्री सोचता है, हर चीज़ में एंट्री। भले चैप्टर कोई भी हो, आपने 11th में तरह तरह के चैप्टर देख रहे हैं, लेकिन हर ट्रांजैक्शन की एंट्री तो बनती है। और अगर हर ट्रांजैक्शन की तुम अगर एंट्री बनाते हो तो कभी भी अकाउंट्स रॉन्ग जाने के चांसेस नहीं होते। वो फाइनल अकाउंट्स हो, ये अकाउंट हो, वो अकाउंट हो, हर जगह एंट्री बनती है। एंट्री से लॉजिक क्लियर बन जाता है। तो एंट्री के हिसाब से तुम लोग क्या सीखे हो? सर जितना अमाउंट डेबिट होता है उतना अमाउंट क्रेडिट, तो ये भी एक ट्रांजैक्शन ही है। यहाँ पे भी जितना अमाउंट डेबिट हो रहा है उतना ही क्रेडिट होना चाहिए, बराबर। अब हमने क्रेडिट कितना किया और दूसरा क्रेडिट कितना किया? तो दोनों क्रेडिट प्लस हुए, मतलब अभी तक क्रेडिट ही हुआ है 60,000। तो 60,000 डेबिट, वो जो क्रेडिटर कैंसिल हो गया ना, हमने क्रेडिटर यहाँ पे दिखाया ही नहीं है। तो क्रेडिटर कैंसिल जब होता है तो वो क्या हो जाता है? डेबिट हो जाता है। एंट्री जर्नल एंट्री सोचो, क्रेडिटर जब बनता है तो वो क्रेडिट होता है, इंक्रीज होता है तब भी वो क्रेडिट होता है, लेकिन जब वो कैंसिल होता है तो क्रेडिटर क्या हो जाता है? डेबिट हो जाता है। तो क्रेडिटर्स डेबिट हो गए, वो हमने दिखाया नहीं है। एंट्री तो इफेक्ट आ चुकी है, 60,000 क्रेडिट हुआ, 60,000 डेबिट हुआ। तुम बोलोगे सर डेबिट हुआ कहाँ? यहाँ पे भाई तुम लिखते हैं ना, क्रेडिटर 60,000 माइनस पेड 60,000, तो वो माइनस दिखाया ना यहाँ पे, तो वो डेबिट इफेक्ट होती है। क्रेडिट साइड में अगर कुछ भी आप माइनस करके दिखा रहे हो, मतलब वो डेबिट इफेक्ट होती है, डेबिट नहीं होता है, डेबिट इफेक्ट बोली जाती है। और आप डेबिट साइड या एसेट साइड में कुछ भी माइनस कर रहे हो, मतलब वो इफेक्ट क्रेडिट की होती है, ठीक है। तो ये हो गया सिट। इसके बाद देखो, कंप्यूटर रिटर्न ऑफ फ्रॉम द बुक्स इज नाउ वैल्यूड एट ₹12,000. मून विल टेक ओवर दिस कंप्यूटर एट दिस वैल्यू.
computer written off from the books is now valued at rupees 12,000. Moon will take over the computer at this value. के मतलब हुआ इसका? कंप्यूटर पूरा अपन को डेप्रिशिएट कर चुके थे। मैं मतलब पूछ रहा हूँ अच्छे से, कर चुके थे ना, और ये वे ना नहीं, अच्छे से समझाओ। हाँ वागेला, कंप्यूटर ने हमको क्या रिटर्न ऑफ का मतलब क्या होता है? हाँ पोकर, कंप्यूटर हमने पहले यूज़ किया लिया होगा, उसके बाद हमने उसको रिटर्न ऑफ कर दिया, मतलब उसका हमने यूज़ किया तो उसकी वैल्यू उतनी रिड्यूस हुई होगी, और अभी जो वैल्यू है उसकी वो 12,000 है, और जो मून है हमारा पार्टनर वो इस वैल्यू पे कंप्यूटर ले जा रहा है, मतलब हमारी फिर से जैसे तुम लोग का ध्यान नहीं होता है, मेरा भी ध्यान नहीं था बराबर, फिर से बोलो। जो कंप्यूटर है वो हमने पहले लिया होगा, तो हमने फिर उसको यूज़ भी किया होगा, उसकी वैल्यू रिड्यूस हुई होगी। कितनी? वो हम यहाँ पे नहीं बताया है, वो उन्होंने डायरेक्ट इधर लिया है कि पहले हमने रिड्यूस की होगी, अभी उसकी वैल्यू 12,000 है कंप्यूटर की, रिटर्न ऑफ करने के बाद उन्होंने दिया होगा। अभी 12,000 हो गई है, मतलब 12,000 इंक्रीज हुई है, नहीं। हो गई है। हाँ अभी उसकी वैल्यू 12,000 है। तुम बता दो। अभी वैल्यू 12,000 है बराबर, लेकिन मैं प्लस या माइनस किसके साथ करूँगा उसको? यस वागेला बोलो। देखो अपन लोग ने कंप्यूटर लिया था, ये कंप्यूटर इसमें बुक्स में नहीं दिया होगा, कंप्यूटर अपन ने पूरा यूज कर लिया, अपन उसको डेप्रिशिएट किया हुआ एवरी ईयर, और उसका डेप्रिसिएशन में पूरा वैल्यू था, कंप्यूटर पूरा वो हो गया, खलास हो गया, तो अपने बुक्स में भी आया नहीं। ये अभी अपन जब इसको बेच रहे हैं तो अपने इसका कहाँ बेच रहे हैं? मतलब अगर इसका अभी 12,000 अपन उसका वैल्यू मान रहे हैं, और मून बोल रहे हैं कि मैं इस वैल्यू पे लेने के तैयार हूं। ऐसा कुछ है ही नहीं, कुछ और ही कहानी बन गई है, तो सेलिंग वेलिंग की कोई कहानी नहीं हो रही है। यस दिव्य। कंप्यूटर जो था उसको हमने यूज़ किया, फिर वो 14 उसमें राइट ऑफ किया, और टोटल वैल्यू 12,000। मतलब क्या राइट ऑफ की वैल्यू? ना वो टोटल राइट ऑफ करने के बाद बुक वैल्यू उसकी 12,000। हाँ सब 12,000। बोलो फिर से, सिट। जो हमने कंप्यूटर पहले लिया होगा और फिर उसकी वैल्यू यहाँ पे नहीं दे रखी है, अब इन लोगों ने बोला कि राइट ऑफ करने के बाद अभी जो बाहर जो अमाउंट आता है फाइनल वैल्यू अभी कंप्यूटर के हमारी 12,000 है, और जो मून है हमारा पार्टनर वो इस अमाउंट पे कंप्यूटर ले जा रहा है। ठीक है, करेक्ट है। इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूँ, करेक्ट ही है वैसे। देखो हमारे पास कंप्यूटर था, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर कंप्यूटर था, तो तुम अक्ल चलाओ कि हम अगर कंप्यूटर है हमारे पास तो एसेट्स में दिखना चाहिए, हमारी एसेट्स है। कहाँ है कंप्यूटर? एसेट्स में नहीं है आपके पास, देखो। तो कंप्यूटर था लेकिन उसको पूरा यूज़ कर दिया हमने, तो राइट ऑफ हो गया। मतलब उसकी जितने का भी कंप्यूटर था, 50,000 का, लाख का, 20,000 का, 15,000 का, जो भी था वो हो गया राइट ऑफ, वो राइट ऑफ हो चुका है। तो तुम बोलोगे सर राइट ऑफ हो चुका है तो हम रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड दिखाएंगे ना, वो राइट ऑफ पहले हो चुका है, तो पहले दिखा दिया होगा। जब पहले रीवैल्यूएशन बनाया होगा या लॉस दिखाया होगा वहाँ पे उन्होंने दिखा दिया होगा, ठीक है। अब उसकी मार्केट वैल्यू 12,000 हो गई है, तो जब कंप्यूटर यूज़ किया था वो राइट ऑफ हो गया, तो उसकी वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। और अब उसकी वैल्यू कितनी हो गई है? 12,000। तो यहाँ पे कंप्यूटर पहले 0, क्योंकि पहले जो था वो पता नहीं, लेकिन राइट ऑफ हो चुका है, उसकी वैल्यू 0 हो गई, 0 हो गई थी। अब उसकी वैल्यू कितनी हो गई है? अब उसकी मार्केट वैल्यू 12,000 हो गई है, और मून जो है वो इस वैल्यू मतलब 12,000 पे लेके जा रहा है, ठीक है। तो चलो पहले मैं यहाँ 0 दिखाता हूँ, उसके बाद प्लस 12,000 करता हूँ, जैसे प्लस, क्योंकि पहले उसकी वैल्यू 12,000 हो गई ना, पहले 0 हो चुकी है, उसके बाद अभी 12,000 हो गई है, क्योंकि पहले जब कंप्यूटर था उसको यूज़ कर करके उसकी वैल्यू 0 कर देती है। तो अभी स्टार्टिंग में कंप्यूटर है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी आपको नहीं दिख रहा है, मतलब उसकी वैल्यू 0। तो स्टार्टिंग में कंप्यूटर 0 वैल्यू के साथ था, लेकिन अब उसकी वैल्यू कितनी हो गई है? 12,000। तो उसकी वैल्यू इंक्रीज हुई, उसकी वैल्यू इंक्रीज हुई, तो यहाँ पे आएगा। लेकिन इस वैल्यू पे जैसे ही यहाँ पे 12,000 आया, देखो पहले 0 था, 12,000 हुआ, तो 12,000 इंक्रीज हुआ। पहले इफेक्ट यहाँ दिखा दो। अब इस 12,000 पे वो मून लेके जा रहा है उस कंप्यूटर को, मतलब कंप्यूटर चला गया,
चलो पहले इंक्रीज हुआ, 12,000 हो गया, लेकिन चला भी तो गया, तो यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं आएगी। आ रही है लेकिन जीरो हो गया, इसलिए हम नहीं दिखा रहे हैं। आपको चाहिए तो दिखा दो, ठीक है। अब मून लेके जा रहा है, तो मैंने हमेशा क्या बोला है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। जब कभी कोई भी पार्टनर एसेट्स लेके जाता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाता है और टू एसेट्स, एसेट्स जा रही है, ठीक है, कंप्यूटर जा रहा है, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट इसलिए क्योंकि वो हमारा क्रेडिटर कैंसिल होता है। ये दिमाग में बिठा ही लो कि हर पार्टनर अपना क्रेडिटर होता ही है, हर पार्टनर अपना क्रेडिटर। तुम बोलो सर कभी नहीं हुआ तो, इन केस नहीं हुआ तो वो डेटर बनेगा, होगा तो डेबिट ही। लेकिन ट्रू लॉजिक ये है आपका कि हर पार्टनर आपका क्रेडिटर होता है, वो आपसे पैसा मांगता होता है ऑलरेडी, वो आपसे पैसा, यहाँ पे देखो ना, ये देखो मांग रहा है, ठीक है। तो मून आपसे ऑलरेडी 1,60,000 मांग रहा है और सिर्फ वो 12,000 का कंप्यूटर लेके जा रहा है, तो वो क्या हुआ, 12,000 से क्रेडिटर कैंसिल हो रहा है, तो हम उसको 12,000 कम देंगे, ठीक है। तो हमेशा पार्टनर आपका क्रेडिटर होता है और पार्टनर जब जब एसेट्स लेके जाता है वो आपको पैसा देता नहीं है, सिवाय जब तक लिखा ना हो कि वो पैसा दे रहा है। बाकी सिर्फ ऐसा लिखा हुआ है कि पार्टनर ये एसेट्स लेके जा रहा है, वो कभी पैसा देता, तो उस समय क्या होता है, वो क्रेडिटर उतने अमाउंट से कैंसिल होता है। तो यहाँ पे 12,000 से मून नाम का क्रेडिटर कैंसिल हो रहा है, इसलिए एंट्री होती है मून्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर। तो मून का खाता तो हमारे पास है, ठीक है। मून का खाता क्या हो रहा है, एंट्री में डेबिट हो रहा है, तो मून के खाते में आप डेबिट साइड 12,000 और यहाँ पे आप लिखोगे टू कंप्यूटर। समझ में आया? प्रैक्टिकल लाइफ में और बुक्स की लैंग्वेज में आपको आगे चल के फिर बहुत दिखेगा, ठीक है। प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ चीज़ें अलग ही होती है। जैसे एक आपको प्रैक्टिकल चीज़ बताऊं कि बुक्स में लिखी हुई है उल्टा, प्रैक्टिकली ज़्यादातर नहीं चलती है। जैसे अभी हमने देखा था शेयर्स का डीमेट अकाउंट आ गया, उसको बोलते हैं डीमटीरियलाइज, मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म आ गया है। अब आपको शेयर के सर्टिफिकेट नहीं मिलते, अब आपको शेयर्स के सर्टिफिकेट नहीं मिलते, वो फिजिकल फॉर्म नहीं मिलता, आपको संभालने की ज़रूरत नहीं, उनके लिए भी झंझट मारी नहीं, ठीक है। जैसे आपने फिक्स डिपॉजिट का सर्टिफिकेट देखा होगा, कभी तुम्हारे पेरेंट्स ने एफडी करवाई होगी तो एफडी का एक सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है, वो फिजिकल फॉर्म हुआ। जो भी डॉक्यूमेंट अगर आपको संभाल के रखना है वो फिजिकल फॉर्म कहलाता है। जैसे आपके घर के पेपर्स, गाड़ी के पेपर, आरसी बुक, ये वो जो भी है, ये सब क्या है, फिजिकल फॉर्म है। तो शेयर मार्केट में क्या कर दिया इन लोगों ने, इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म कर दिया, इसलिए उसको बोलते हैं डीमटीरियलाइज, डीमेट कर दिया। लेकिन एज पर डिपॉजिटरी एक्ट 1992 ये रूल बना हुआ है कि आज भी अगर आप डिमांड करोगे कि मुझे फिजिकल फॉर्म चाहिए, मुझे शेयर सर्टिफिकेट चाहिए, मुझे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म समझ में नहीं आता, वो रखना है भले रखो, लेकिन मुझे फिजिकल फॉर्म चाहिए, मुझे डॉक्यूमेंट चाहिए, तो वो रूल बना हुआ है, ये रूल बना हुआ है, आप डिमांड कर सकते हो एंड दे कैन नॉट से नो। समझ में आया? तो प्रैक्टिकली बहुत अलग है। अब मार्केट में जाओगे तो ये लगभग चीज़ नहीं पता है, ये बुक में लिखा हुआ है, तुम्हारे चैप्टर में है कॉमर्स के, आगे चल के 9 या 10 चैप्टर में शेयर्स के बारे में अच्छा डिटेल दिया हुआ है। उस चैप्टर में लिखा हुआ है कि एज़ पर दिस एक्ट ये रूल है कि इफ़ शेयर होल्डर वॉन्ट्स ही कैन डिमांड फॉर द फिजिकल फॉर्म एंड दे कैन नॉट डिनाई बिकॉज देयर इज़ अ रूल, ये रूल बना हुआ है। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ अलग है, वहाँ पे किसी को अभी जैसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म चल रहा है, बोल दिया गया है कि नहीं होता है तो नहीं होता है, बस कोई डिमांड ही नहीं करता है, ठीक है। लेकिन यू कैन डिमांड इफ़ यू वांट। तो वैसे ही बुक्स में जो आपको चीज़ें दिखेगी बहुत अलग दिखेगी, बेसिक रूल वही है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में थोड़ा बहुत फ़र्क तो पड़ता ही है, एकदम सेम टू सेम नहीं होता हर चीज़। देखो लास्ट वाली पॉइंट, आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ सन, सन के रिटायरमेंट के बाद मून एंड स्टार विल मेंटेन देयर कैपिटल इन द न्यू P&L रेशियो एंड द डिफरेंस इज टू बी ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट। अभी हमने जो लास्ट पॉइंट किया वैसा सेम, कि सन के रिटायरमेंट के बाद जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है मून और स्टार, वो अपना जो भी बैलेंस आएगा वो किस में मेंटेन करना चाहते हैं, वो अपना कैपिटल न्यू P&L रेशियो में। अब पिछले सम में और इस सम में डिफरेंस क्या है पता है? नहीं, वो तो ठीक है, वो तो मामूली सा डिफरेंस है, खाली कि वहाँ पे करंट की जगह बैंक लिखना है तुमको, वो डिफरेंस मेन नहीं है। पिछले सम में आपको कैपिटल का अमाउंट पता था, जो इनिशियल कैपिटल था, ओपनिंग कैपिटल था 3.5 लाख, वही आपको नीचे भी रखना था 3.5 लाख, लेकिन खाली न्यू रेशियो में। यहाँ पे भी वही रेशियो आपके पास दिया हुआ है कि आपको न्यू रेशियो में मेंटेन करना है।
ठीक है, मून और स्टार को न्यू रेशियो में मेंटेन करना है, बट नाउ इन दिस हियर इन दिस सम यू डोंट हैव द कैपिटल, आपके पास अमाउंट ऑफ कैपिटल नहीं है, पिछले सम में अमाउंट ऑफ कैपिटल था, तो वो कैसे निकालना है वो आप ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है, वो चलो लास्ट में ही होगी वो पॉइंट। अब आ जाओ आप ओल्ड बैलेंस शीट पे, GR 90,000 को हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दें, GR एट द एंड ऑफ द ईयर तीनों पार्टनर्स में 30,000, अब ये भी कैलसी से कर रहे हो गया। उसके बाद क्रेडिटर्स हो गया ना, बिल्स पेएबल, ये बिल्स पेएबल 10,000, बिल्डिंग 240 की, कहीं मिल रही हो तो बताना भाई, मशीनरी तो फिर भी मिल जाती है, फर्नीचर 80,000, ठीक है, ये सब फ्री के मार्क्स हैं, देखो आपको कॉपी करना है, खाली पूरा एसेट्स में कॉपी करना है, ठीक है, हर 4 अमाउंट पे आपको 1 मार्क मिल जाएगा। डेटर्स और बैंक हो चुका है, ठीक है, अब हमारी इफेक्ट खाली यहाँ वाली बाकी है, बाकी सब हो गया, रिवैल्यूएशन टैली हो जाएगा, दिस इज 12,600, ये भी 12,600, 2 पार्टनर्स कैपिटल किस में जाएगा, तीनों में जाएगा ना, मून स्टार एंड सन, क्या स्टार एंड सन, मून स्टार 1:1 में 42 वो बोल रहा है सेम टू सेम आएगा, तो बोलने में कष्ट हो जाएगा, तू नहीं और कोई बोला अभी पीछे से, बोले सेम टू सेम आएगा। अब ये 4200 तीनों में जाएगा, प्रॉफिट है, ठीक है, बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब जो जाने वाला है उसको कभी रोक नहीं सकते, आपको पता ही है, एक बार बुलावा आ गया तो मून का बुलावा आ गया है भाई, ठीक है, वो बिजनेस छोड़ के जा रहा है, तो मून का यहाँ पे टोटल करो, क्योंकि मून को पता हो पहले कितना, 160 है, ये 190 1 रिटायर कौन हो रहा है, सन, उसका कितना है, और ये 167 नहीं है भाई, ये 194,200 है, ठीक है, इसका कितना है, 234,200 इसका निकल रहा है, और हम कुछ भी नहीं मांगते उससे, तो पूरा का पूरा उसका निकल रहा है 234,200, लेकिन हम पे नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है कि हम उसको पे कर रहे हैं, तो पूरा का पूरा हम लोन में रख रहे हैं, 2 सन्स लोन, खाली लोन नहीं भाई, और ये हमारी लायबिलिटी है, सन्स लोन कितना 234,200, ठीक है, यहाँ पे पहले से हम लिख देते हैं, क्योंकि ये तो फिक्स ही होता है, पार्टनर्स कैपिटल यहाँ पे आना ही है, मून एंड स्टार, अब देखो मून का टोटल 1,94,200, लेकिन वो लिखना नहीं है हाल फिलहाल, आपको क्यों नहीं लिखना है बताता हूँ, फिर इसका टोटल करें 2,44,200 और 1,94,200 बराबर, ठीक है। अब आपको यहाँ पे जो चाहिए ना अमाउंट, यहाँ पे ये सन गया, ये बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड यहाँ पे आएगा, लेकिन हमको 1-2 लाइन छोड़ देने की, क्योंकि कुछ भी आ सकता है यहाँ पे, ये 2 बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड। अब ध्यान से सुनना, पहले मैं रॉन्ग करवा रहा हूँ आपको, पहले मैं आपको रॉन्ग करवा रहा हूँ कि ये बताने के लिए कि राइट कैसे करना है, तो जो आप सीधा सीधा जाते हो वो सीधा सीधा करते हैं। चलो इसका आ गया 1,94,200, इसका आया 244, नॉर्मली आप ऐसा करते हो, चलो हमने यहाँ पे लिख दिया 1,94,200 244। अब 1,94,200 में से ये माइनस करो, 42,000 माइनस करो, 15,2200, ठीक है, 244,200 ये सेम आ जाएगा। लेकिन भाई ये न्यू रेशियो में नहीं है ना, देखो अगर मैं ऐसा करता हूँ तो क्या ये न्यू रेशियो में है? न्यू रेशियो क्या है आपका? 5:1 है। ये 5:1 दिख रहा है, ये तो बहुत कम है ऐसे।
5:1 का मतलब हुआ पहला अमाउंट दूसरे अमाउंट का 5 गुना है। ये तो इससे कम में उल्टा 5 गुना कहाँ से आया, मतलब ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। अब ऐसा नहीं करना है, लेकिन करना तो ऐसा ही है, करना ही ऐसा है, मतलब ये अमाउंट जो आपको निकालना है 5:1, ठीक है, वो इन दोनों का टोटल करो तो पहले 4,38,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 6 करो, 365,333.6 क्या टोटल कितना है 396,400 ना, इंटू 5 डिवाइड बाई 6 करो 333.33 बराबर। तो ऐसे निकलना है आपको। आपको क्या करना है, आपको इन दोनों का टोटल करना है। ये जो बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड आया, देखो ये अमाउंट वैसे गलत नहीं है, लेकिन 5:1 नहीं है ना, समझ रहे हो। तो आपको क्या करना है, आपको रफ वाले पार्ट में ये जो मून और स्टार है ये पूरा टोटल करना है, ये पूरा कॉलम दिखाना है। पूरे कॉलम दिखाओगे तो लास्ट में आपको ये मिलेगा, ये बैलेंस मिलेगा, बट दिस बैलेंस इज नॉट इन द न्यू रेशियो, और आपको न्यू रेशियो मतलब 5:1 में चाहिए। तो आप इसका टोटल करोगे। 5:1 में कैसे बांटोगे भाई, आप एक अमाउंट को 5:1 में बांट सकते हो ना, तो आप क्या करोगे, इन दोनों का टोटल मिलाओगे। टोटल मिलाओगे तो आपको टोटल क्लोजिंग कैपिटल मिलेगा। टोटल क्लोजिंग कैपिटल को आप क्या करोगे, 5:1 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो आपको ऑटोमेटिकली वो अमाउंट मिल जाएगा। तो आपने जो बताया, देखो 3,30,333 ये अमाउंट आ रहा है ना, 3,30,333.33, लेकिन मैं इसको राउंड अप कर रहा हूँ, पॉइंट के बाद 5 से ज़्यादा नहीं है, तो ये इतना ही रहेगा। अब दूसरा अमाउंट निकालो, 3,96,400 इंटू 1/6, 3,96,400 इंटू 1/6, 66067, 66.66 है ना, तो वो 67 हो जाएगा। टोटल इन दोनों को टोटल करो, वही आना चाहिए, 3,96,400 होना चाहिए, 1 रुपया ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए। आ रहा है, अभी हो गया 5:1। अब ये कैसे आया, ये खुद ब खुद आया, मतलब इसमें सीधा सीधा नहीं आया ना। सीधा सीधा किसको बोलते हैं, जो पहले आया था ना, जो टोटल करके माइनस कर दिया, उसको सीधा सीधा बोलते हैं। ये इनडायरेक्टली आया। ये इनडायरेक्टली जब भी अमाउंट आए ना, तभी आपको क्या करना पड़ता है, दोनों तरफ चेक करना पड़ता है, फिर वो टू बैंक या बाय बैंक वाली पॉइंट आएगी। तो आपने जो ये सब लिखा था ना, ये सब नहीं आएगा टोटल, क्योंकि ये सब रफ में करना है। ये सब, ये ठीक है, मून ये सन का हो गया आपका, ये सब टोटल यहाँ पे नहीं करने। अब आप चेक करो मून का टोटल किस तरफ ज्यादा है, इस तरफ ज्यादा है। कितना है, 3,72,000, ठीक है। तो यहाँ पे भी 3,72,333 में से ये माइनस करो, 1,94,200 माइनस करो, कितना 13 हाँ 178 वाला अमाउंट आएगा, 178,133। समझ में आया। अब आप स्टार का दोनों तरफ टोटल करो, इस साइड ज्यादा है 244,200, तो यहाँ पे भी 244,200, इसमें से ये माइनस करो तो 66,067 माइनस करो, 178,133। फिर आपको बोल रहा हूं ये दोनों अमाउंट हमेशा सेम नहीं होते, ये दोनों सब में इत्तेफाक से आए हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा टू बैंक और यहाँ पे आ जाएगा बाय बैंक। आया समझ में। बाय बैंक मतलब पैसा वो लेके आ रहा है, तो 1,78,133 कौन लेके आ रहा है, मून, और इसको हम पे कर रहे हैं स्टार को, बाय स्टार्स कैपिटल कितना 178,133। आया समझ में। अब होता क्या है, अगर आप ये डिफरेंस अमाउंट यहाँ पे लिखना भूल जाते हो और यहाँ भी लिखना भूल जाते हो, तभी टैली तो हो जाएगा, क्योंकि दोनों जगह सेम अमाउंट है। जब डेबिट और क्रेडिट सेम अमाउंट होता है तो उसका इफेक्ट अगर आपने नहीं दिखाया तो भी टैली हो जाता है, लेकिन गलत है। अब आप टोटल करो यहाँ पे 353,133, बैलेंस कितना आएगा, हाँ
ज़ीरो कैसे आएगा भाई? 115600। ठीक है, ये आ गया आपका बैंक बैलेंस 115600 और मून का और इसका पार्टनर्स कैपिटल 330,333 66067 टोटल 396,400 कर दो टोटल। आ रहा है दोनों साइड? किंजल ने एक साइड भी मान किया और बोल रही है हाँ। टैली हो गया? ऐसे कैसे टैली हो जाएगा? ये सब पॉइंट्स अभी हुई है। नहीं सर, क्या नहीं सर? क्या टोटल टैली नहीं हो रहा है? दोनों साइड हो रहा है। ठीक है, चलो